तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में पार्ट 1 में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कि कम्युनिकेशन, तो हम अपने वर्ड्स में जानते हैं कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है, यानी हम जो बातें करते हैं, यानी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अगर कोई सामने कोई इंसान अगर कोई बैठा है उसके साथ अगर हम बातें करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन सिग्नल्स के भाषा में, यानी जो हम यहाँ पे जो जैसे टीवी चलती है या फिर इफ सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरे जगह जो संवाद हो रहा है वो कैसे एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है और संचार कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको जाननी चाहिए कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, और सिंपली कम्युनिकेशन से क्या कर रहे हैं कि हम अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इट इज़ नथिंग बट act of transmitting our information। ठीक है, यानी ये जो हमारा संचार है, यानी जो हमारा जो सूचना है उसको हम क्या कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, और जो सिस्टम, जो हमारे पास जो सिस्टम है जिसके बदौलत हम ये सारी काम कर पा रहे हैं, ये जो एक्ट है, ये जो यहाँ पे एक्ट लिखा है, जो परफॉर्म कर पा रहे हैं हम जिस सिस्टम के बदौलत, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें देखना है कि चीज़ें कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हम सिग्नल देखेंगे, फिर ब्लॉक डायग्राम में सिग्नल्स आएंगी, फिर बैंडविड्थ आएगा, अलग अलग टर्म्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले होता क्या है कि एक सेंडर होता है। सेंडर वो है जिसको इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। यानी अगर मुझे यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मुझे कोई मैसेज पहुँचाना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे सेंडर मैं हो गया। ठीक है, और जहाँ पे जिस बंदे को वहाँ पे रिसीव करना है, जहाँ तक मुझे ये बात पहुँचानी है, वहाँ पे एक रिसीवर होगा जो मेरे मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करने वाला कोई यूज़र होगा जो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, ये सेंडर है और ये यूज़र होगा यहाँ पे। ठीक है, सेंडर का काम है कि यहाँ से वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। ठीक, इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी चीज़ों के फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे ऑडियो हो सकता है, हमारा वीडियो सिग्नल हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, डेटा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। यानी वो क्या क्या हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, डेटा। ठीक है, तो ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि सेंडर के पास जो मतलब इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है उसके पास, वो नॉर्मली किसी ऑडियो के फॉर्म में होती है या वीडियो के फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो काम क्या है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप होता है वो होता है कि इसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कर दूंगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं माइक में कुछ बोलता हूँ, तो आप जानते हैं कि जो मेरे बोलने से जो एयर मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो ड्यू टू प्रेशर, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन होता है, कहीं पे कंप्रेशन होता है। यानी कहीं पे एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होती है, यानी रेयर फ्रैक्शन होता है, कहीं पे एक दूसरे से मतलब एक साथ आती है। यानी लॉन्गिट्यूडनली जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो जाके क्या होता है कि माइक में जाता है। इफ सपोज मैं अगर माइक में बोल रहा हूँ तो वो जो प्रेशर का वेरिएशन है वो माइक में जाता है, और माइक में एक सर्किट डिजाइन होती है पहले से। उसमें क्या होता है कि ड्यू टू दिस वेरिएशन इन प्रेशर, रेसिस्टेंस की वैल्यू जो होती है सर्किट की, एक पर्टिकुलर जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो चेंज होने के कारण क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग उसमें वोल्टेज वेरिएशन आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन आती है, या फिर करंट की वेरिएशन आती है। तो यही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। यानी नॉर्मली अगर मैं ऑडियो सिग्नल या फिर स्पीच सिग्नल अपनी भेज रहा हूँ तो उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। जो प्रेशर वेरिएशन है, जो एक तरह से स्पीच सिग्नल हमारा प्रेशर वेरिएशन ही है, तो प्रेशर वेरिएशन को क्या कर रहा हूँ मैं, एक तरह से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ सर्किट की बदौलत वोल्टेज वेरिएशन में। ठीक है, तो यानी वो कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, एक उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा वी चेंज होगा, यानी वोल्टेज चेंज होगा, और वोल्टेज ड्रॉप चेंज होगा। इस वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज हो सकता है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR पे आई भी हमारा चेंज हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है हम पे कि हम क्या चाहते हैं, यानी V के वेरिएशन चाहते हैं या I के वेरिएशन चाहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इन्फॉर्मेशन था, जो पहले स्पीच सिग्नल था, वो अब कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो V वर्सेस T और इधर I वर्सेस T के लिए। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट होके होता क्या, यहाँ से एक पर्टिकुलर एनर्जी के फॉर्म में होती है, वो स्पीच के फॉर्म में होती है, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जो इसको हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए हमारे पास एक मशीन होनी चाहिए, ठीक है। तो उस मशीन का नाम है ट्रांसड्यूसर। यानी वहाँ पे जो हमारे पास माइक था, जो जब मैं बोल रहा हूँ माइक में बोल रहा हूँ और माइक में आपको चीज़ें सुनाई दे रही हैं, यानी वो जो वोल्टेज में वेरिएशन क्रिएट हो जा रहा है प्रेशर वेरिएशन के बाद अगले फॉर्म में, तो जो माइक है जिसके बदौलत हमने काम करा है तो उसको ट्रांसड्यूसर का नाम दिया जाएगा। यानी माइक एक तरह से हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर यही होता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पास एक बार आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सिग्नल्स होता क्या है, ठीक है। तो सिग्नल्स बेसिकली हमारा इन्फॉर्मेशन है। सिग्नल नथिंग, इट इज इन्फॉर्मेशन जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हैं। कुछ भी एक फिजिकल क्वांटिटी के अगेंस्ट में कोई वेरिएशन है वो सिग्नल है। जो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन जो हम रिट्रीव कर रहे हैं वो हमारा सिग्नल है, ठीक है। तो सिग्नल्स को उसके वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 ही डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला जो डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में वो है एनालॉग, ठीक। अगला है डिजिटल, और जो एक तीसरा फॉर्म है जो मेंशन नहीं है वो है डिस्क्रीट, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स किसको कहते हैं? एनालॉग सिग्नल्स कहने का मेरा मतलब ये होता है कि एनालॉग में होता है क्या कि जो सिग्नल की जो वेरिएशन होती है, यानी जो हमारा वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म है या फिर वेव फॉर्म है, वोल्टेज का करंट का वो जो वेव फॉर्म है वो कंटिन्यूसली वेरी करता है टाइम के अकॉर्डिंग। यानी अगर एक टाइम स्पेन लेते हैं, सपोज मैं टाइम स्पेन ले रहा हूँ 0 to 5, अगर इंटरवल ले रहा हूँ मैं 0 to 5 सेकेंड्स का, तो जितने पॉसिबल रियल नंबर्स हैं इन बिटवीन 0 to 5, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक रियल नंबर पे हमारा एक आउटपुट सिग्नल होगा, जो एक सिग्नल होगा जो जिस तरह से वैरी करेगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका वेव फॉर्म मैं देखूं तो वो उसका वेव फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स का इस तरह से होता है, ठीक है। यानी ये अगर मैं टाइम के वर्सेस है और मेरा v और i है, ठीक है, विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो ये कंटिन्यूसली एवरी बीट, एवरी सेकेंड या फिर एवरी मोमेंट, ये जो है एवरी इंस्टेंट, ये इसकी कुछ पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, यानी ये कंटिन्यूसली वेरिएशन होती है इसमें। तो इस तरह के सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल्स का नाम दिया है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता है? बेसिकली इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, इसमें कंटिन्यूसली कुछ वेरी नहीं होता, इसमें बस 2 ही चीज़ें होती हैं। एक आइदर इट इज ऑन स्टेट, आइदर इट इज ऑफ स्टेट, या तो चीज़ें हैं या फिर नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 वैल्यू असाइन कर देंगे चीज़ों को, कि हमारा सिग्नल इस समय आ रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन जो मैसेज है वो हमारा आ रहा है एक टाइम पे, वो नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सिग्नल की वेरिएशन को भी हम एक वेव फॉर्म का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। डिजिटल जो नॉर्मली अभी आजकल के रियल टाइम में जो जितने कंप्यूटर बनाए जाते हैं या फिर बाकी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेज हैं, तो सारी चीज़ें डिजिटल पे वर्क करती है, डिजिटल एप्लियंसेज पे वर्क करती है, ठीक है। तो है क्या कि डिजिटल में नॉर्मली जो वेरिएशन होता है वो ऑन और ऑफ स्टेट ही होती है बस, ठीक है। यानी आइदर इट शुड बी 0 और आइदर इट शुड बी 1। यानी एक क्या करेंगे हम कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को हमने 0 असाइन कर दिया, ठीक है। यानी 0 यानी ऑफ स्टेट और 1 यानी ऑन स्टेट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल तक के लिए, सपोज मैं 1 सेकेंड को इंटरवल ले रहा हूँ, तो एक क्या है कि पर्टिकुलर 1 सेकेंड तक के लिए मैंने क्या असाइन कर दिया? इसको 0 असाइन कर दिया। अगले 1 to 2 के लिए मैंने क्या कर दिया? इसको 1 असाइन कर दिया, ठीक है। फिर अगले 2 to 3 के लिए मैंने क्या किया? 0 असाइन कर दिया। फिर 3 to 4 के लिए अगेन 0, फिर 4 to 5 के लिए फिर से 1। तो ये जो वेव फॉर्म है, ये जो वेव फॉर्म है आइदर ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट की, ये जो वेरिएशन है वो दैट इज नथिंग बट हमारा डिजिटल सिग्नल, ठीक है। इसमें आइदर ऑन स्टेट या आइदर ऑफ स्टेट। यानी हम ओवरऑल अगर हम बोलें कि क्या ट्रांसमिट हो रहा है, तो हो रहा है यहाँ पे 0, इस इंटरवल के लिए 0 ट्रांसमिट हो रहा है, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1, लाइक दैट, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये हमारा टी के वर्सेस है और ये वी और आई, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। अब हम आते हैं डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट में क्या होता है? डिस्क्रीट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक एनालॉग, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली वैल्यूज जो है हम कंटिन्यूसली साइन नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एनालॉग में था कि कंटिन्यूसली वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम, बट इन दिस केस यानी डिस्क्रीट में हम क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को डिस्क्रीट वे में ले रहे हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल पे ले रहे हैं। इफ सपोज मैंने जब इसकी बात की थी और कहा था कि हमारा टाइम इंटरवल इफ सपोज 0 to 5 है, तो
0 to 5 में जितने भी रियल नंबर चले, जितने टाइम इंटरवल टाइम इंस्टेंट आएंगे 0, 0.1, 0.2 या उससे भी कम, तो हर एक मोमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग एक v में या i में एक वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिटाइज करना कहने का मतलब है होता क्या है कि हम चीज़ों को सैम्पल्ड कर दे रहे हैं, यानी अगर मैं सैम्पल्ड कर दे रहे हैं यानी अलग अलग इंस्टेंट पे ले रहे हैं, कुछ एक सैम्पलिंग पीरियड होगा या कुछ एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी विच इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दैट, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम इंटरवल को हमने बांट दिया, उतने कैटेगरी में बांट दिया। यानी कहने का मतलब अगर मेरा सपोज सैम्पलिंग पीरियड यानी TS हमारा अगर मान लो 1 सेकेंड्स रहा, तो इस स्टार्टिंग में जब मैं एनालॉग की बात कर रहा था तो हमने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली, पूरी T 0 to 5 तक की ली। लेकिन अगर मैंने सैम्पलिंग अब कर दी 1 सेकेंड, तो हमारा डिस्क्रीट के लिए जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा, हमारा T वेरी करेगा 0 पे, 1 पे, 0 क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे और फिर 5 पे, यानी 1 सेकेंड्स पे हमने वैल्यू ली, ठीक। उसी तरह अगर मैं दूसरे केस में अगर TS को ले रहा हूँ 1.2 सेकेंड्स, तो हमारा जो टाइम है वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 पे, 1.2 पे, 2.4, 3.6, 4.8, ठीक है। तो इस इंस्टेंस के लिए हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, यानी अगर हम वेब फॉर्म के फॉर्म में इसको देखें तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा सेम सिग्नल था, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 1 सेकेंड्स पे ले रहा हूँ, एक कोई पर्टिकुलर TS पे ले रहा हूँ, सपोज ये TS, ये 2TS, ये 3TS, अगर मैं सेम सिग्नल की बात करूँ तो हम कहाँ कहाँ का वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू उठा रहे हैं, ये वैल्यू उठा रहे हैं, ये वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा सैम्पलिंग पीरियड को और ज़्यादा मैंने कम कर दिया, तो यानी हमारा 2TS कहाँ पे लाई कर जाएगा, इस बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं TS की वैल्यू एक डिफाइन कर दूँ पर्टिकुलर, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी सारे वैल्यूज़ के लिए नहीं लेते हैं। यानी अगर इसका आप ट्रेस बनाएं तो ये जस्ट लाइक एक एनालॉग सिग्नल्स होगा। तो डिस्क्रीट में हम बस नहीं कर रहे हैं कि अलग अलग सैम्पल्स में हमने वैल्यू ली और कुछ नहीं है, इसमें बस अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स में मैंने वैल्यू ले ली, ये टी में वेरिएशन, और ये मेरा V और आइदर इट इज़ I, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग इंस्टेंट्स पे वैल्यू ले ली, ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल्स हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये चलो ये तो रही सिग्नल्स की बात, ओके। तो अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन था सेंडर के पास, उसको सेंडर से रिसीवर के पास भेजना है, यानी यूज़र जो इन्फॉर्मेशन का जो यूज़र है, यूज़र ऑफ इन्फो, उसके पास मुझे भेजना है। तो सबसे पहले क्या किया उसने, सेंडर जो उसका स्पीच सिग्नल है या फिर बाकी चीज़ें हैं, तो उसको मैंने क्या किया, एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स कि मैंने पैरामीटर चेंज कर दी, कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर दी, और उसको एक मतलब एक वेरिएशन से हटा के मैंने फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया या फिर करंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रांसड्यूसर, ठीक। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बाद क्या है कि अब हमारा है कि आगे कैसे ले जाए सिग्नल्स को, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बाद सबसे पहले क्या होता है कि अब आपका कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, अब आपको क्या होता है, इन चीज़ों को ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है, यानी आगे ले जाना पड़ता है। तो वो वेदर डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, वो चीज़ों को आपको ट्रांसमिट करना होता है। यानी एक हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है, ये एक ट्रांसमीटर होता है जो कि चीज़ों को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब ट्रांसमीटर काम क्या है, ठीक है, यानी हम जो कह रहे हैं कि ट्रांसमिट कर देता है, इसका क्या मतलब होता है। तो ट्रांसमिट करने का मतलब यह है कि अगर मैं एक सिंपल जर्नी की बात करूं, इफ सपोज आई हैव टू गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे सबसे पहले मैं पैदल ही चला जाऊं, दूसरा रास्ता है कि मैं ट्रेन से जाऊं, तीसरा रास्ता है मैं बाय एयरवेज में चला जाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले केस की, यानी सबसे पहले तरीके की बात करें, यानी मैं अगर पैदल अगर इफ सपोज इट इज़ पॉसिबल, तो अगर मैं इस वाले केस को अगर मैं एज्यूम करूँ कि मतलब इस पर कंसिडर करूँ कि अगर मैं जा सकता हूँ या नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं जा सकता, क्योंकि डिस्टेंस इज़ टू लॉन्ग, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतने स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, ताकि हम पैदल ही यहाँ से
बॉम्बे तक जा सकें। तो वहाँ पे होता क्या है कि सिग्नल्स के पास भी हमारा यही प्रॉब्लम होता है। जब हम लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, लो एनर्जी के सिग्नल्स हैं, जब उनको ट्रांसमिशन करना होता है दूर तक भेजना होता है, तो उनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है वो खुद से जा पाए। आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो मैं आगे बताऊंगा। वो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे नॉइज़ ऐड हो जाता है, स्ट्रेंथ लॉस पावर सर्किट के कारण हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, इंटरमिक्सिंग बाकी सिग्नल से आता है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि उनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होता, वो पावर नहीं होता जिसके कारण वो खुद से खुद चले जाए। या तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए कि जस्ट लाइक कम टू दैट एग्जाम्पल अगेन, कि जर्नी में हमारे पास हमको जाना था, मुंबई जाना था, तो फिर वहाँ पे था क्या कि हम पैदल जा नहीं पा रहे थे, तो हमको अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए, यानी अपने आप को इनेबल करने के लिए ताकि हम जा पाएँ, तो हम लोग क्या किस पे स्विच करेंगे, ट्रेन वाले केस पे स्विच करेंगे। तो ट्रेन यहाँ पे कर क्या रहा है बेसिकली, ट्रेन हमें और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन जैसे ही ट्रेन में मैं बैठ रहा हूँ तो ट्रेन मुझे पहुँचा दे जा रही है। तो ट्रेन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ट्रेन बेसिकली काम कर रहा है एक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला, एक जो इनहेंस करता है वो काम कर रहा है यहाँ पे, मुझे स्ट्रेंथ देता है ताकि मैं वहाँ से दिल्ली टू मुंबई जा पाऊँ, ठीक है। तो ट्रेन जो यहाँ पे काम कर रहा है वो इट एक्ट्स एज ए ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे एक ट्रेन है जो ट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा है। तो सेम केस हम अगर सिग्नल्स में देखें तो सिग्नल्स को प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए, उनको प्रॉपर पॉसिबल बनाने के लिए कि वो जा पाएँ, वो रिसीवर या यूज़र के साथ जा पाएँ, तो उसके लिए क्या है कि हमको बेसिकली उसको ट्रांसमीटर देना पड़ेगा ताकि वो फाइनली वो ट्रांसमिट हो जाए प्रॉपर एनर्जी के साथ, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ, और हमारे सिग्नल में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है, जो भेजना चाह रहे हैं वही जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर के ये यूज़ है, ठीक। अब क्या है कि फिर से अगर ट्रेन वाले पे एग्जाम्पल पे आए, तो ट्रेन अगर हमारी जाती है तो एक पर्टिकुलर पाथ होनी चाहिए जो ट्रेन को डिसाइड करे कि वो इसी पाथ से जाए तभी वो बॉम्बे पहुँच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पाथ का भी, कि हमको एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए, एक पर्टिकुलर ट्रैक चाहिए। ट्रेन जिस ट्रैक पे चलती है वो एक ट्रैक पे फिक्स होना चाहिए। यू कैन मिक्स कि आप मैसूर वाली ट्रेन को अब दूसरे ट्रैक पे ले जाके आप मुंबई पहुँच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर ट्रैक होता है, एक पर्टिकुलर पाथ होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने का, ठीक है। तो है क्या कि ट्रांसमीटर, अगर हमको अपने सिग्नल का ट्रांसमिटेंस चाहिए, यानी अगर हमको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो एक पर्टिकुलर पाथ होना चाहिए इसके पास, और उस पाथ का जो नाम होता है वो होता है चैनल, ठीक है। तो ट्रांसमीटर के बाद हमारा सिग्नल कहाँ पहुँच जाता है, चैनल के पास, यानी इस चैनल के पास, इस चैनल के थ्रू वो ट्रांसमीटर हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, इनेबल कर रहा है कि हम एक जगह से, सेंडर के पास से हम चीज़ों को रिसीवर के पास पहुंचा दें, ठीक है। अब है क्या कि चलो एक बार मैं ट्रेन में बैठ गया, अब ट्रेन जो है कैसे भी वो मुंबई पहुंच चुकी है, ठीक है, मुंबई पहुंच चुकी है। अब मुझे उतरना है, अभी मैं एक पैसेंजर हूँ, ठीक है, और मैं जब उतरूंगा, जब मैं ट्रेन पे उतरूंगा तो मुझे एक पर्टिकुलर एक आदमी चाहिए होगा जो रिसीव करेगा, क्योंकि मैं नया हूँ अगर मुंबई में, तो मुझे एक आदमी चाहिए जो मुझे रिसीव करे, या फिर मैं जिसके यहाँ रुकूंगा वो मेरा रिलेटिव या कोई भी एक आदमी मुझे रिसीव करने के लिए आए, ठीक है। यानी अगर इसको मैं इसी वे में देखूँ तो सेंडर के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया है, चैनल के थ्रू वो फाइनली यहाँ तक पहुँच चुका है डेस्टिनेशन के पास, लेकिन इसको यहाँ पे एक रिसीव करने वाला कोई चाहिए, यानी एक रिसीवर चाहिए। अगर सेंडर है तो देयर मस्ट बी ए रिसीवर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ब्लॉक आता है, वो होता है रिसीवर का, ठीक है। एक और ब्लॉक आता है चैनल के बाद, वो होता है रिसीवर का, ठीक। और इस रिसीवर से क्या होगा कि मैं फाइनली यूज़र ऑफ इन्फो के पास पहुंच जाऊँ, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि रिसीवर जो मुझे ट्रेन पे रिसीव कर चुका है वो क्या करेगा, उससे रास्ता पता है अपने घर का, तो वो क्या करेगा, टैक्सी लेगा और वो अब घर तक निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि वो मुझे इनेबल कर रहा है कि मैं स्टेशन से इंश्योर होके अपने रिलेटिव या कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे मैं पहुंच जाऊं। तो एक सही रिसीवर चाहिए, करेक्ट रिसीवर चाहिए हमारे पास, और वहां पे फाइनली मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना भी है, ठीक है। यानी यहाँ भी क्या है कि सिग्नल को एक पर्टिकुलर रिसीवर चाहिए और फाइनली उसको वहीं तक पहुंचाना है जो यूज़र है उसका, एक पर्टिकुलर यूज़र है, क्योंकि एक साथ हम काफ़ी सारे सिग्नल्स भेज रहे हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, तो वी डोंट नो कि वहाँ पे हम श्योर नहीं हो सकते ना कि यहाँ के बाद चैनल के जस्ट बाद जो इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट यूज़र को ही जाएगा, ऐसा तो इंश्योर नहीं कर सकते। तो ये क्या रिसीवर का काम है कि वो करेक्ट यूज़र को, यानी जो उस इन्फॉर्मेशन का करेक्ट जो यूज़र है, जो उसको यूज़ करने वाला है, उसके पास वो करेक्टली उसको यूज़र को पहुँचा दे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल ये ब्लॉक डायग्राम था कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है।
तो अब ये 3 ब्लॉक जो आप देख रहे हैं, आप ट्रांसमीटर है, चैनल है और रिसीवर है, इन तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। ट्रांसमीटर जो हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, यानी इनेबल कर रहा है हमारे सिग्नल को, स्ट्रॉन्ग इनफ बना रहा है ताकि वो आगे बढ़ पाए। चैनल है एक पर्टिकुलर पाथ में ले जा रहा है ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो। और एक रिसीवर है, वो रिसीवर क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। तो इन तीनों का जो एक मेन रोल है, इन तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, ठीक है। और ये तीनों जो ब्लॉक हैं उनको कलेक्टिवली नॉर्मली जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं वो यही 3 चीज़ें, यानी इनको बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट कोर और हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम के सबसे 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं, सबसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे अगर हमारा कुछ ना हुआ तो हमारा जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन था वो फाइनली वो पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि डिस्टॉर्शन का, यानी नॉइज़ का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है, ठीक है, और अगर उसमें कोई अदर सिग्नल का इंटरमिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अभी एक इस रूम में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी आवाज़ आप तक साफ साफ पहुँच रही है, लेकिन अगर इसी रूम में अगर कुछ और लोग होते और उनकी आपस में बातें होती, काफ़ी ज़ोर से होती या फिर एक मीडियम में भी होती, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको सुनने में ज़रूर होता है। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पे हो क्या जाएगा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी की, जो मेरे टोन के जो वॉइस सिग्नल्स हैं, स्पीच सिग्नल हैं, वो सामने वाले के वॉइस सिग्नल और उनके टोन से क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगा और वो आपके पास जो पहुँचेगा वो उसका सम अप पहुँच जाएगा, यानी उसका जो सुपर इम्पोजिशन है, मतलब जो सम है वो आपके पास ऐड होके पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जो कि आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियरली आपके पास पहुँचे और बाकी जो बोले वो आपके कानों तक ना जाए, यानी तो यही मिक्सिंग हमको अवॉइड करनी होती है, ठीक है। तो इसका सेम चीज़ यहाँ भी होता है। यहाँ पे जो हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल भेज रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में भी एक टाइम पीरियड में इतना सिग्नल जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एक पीरियोडिक सिग्नल भेज सकते हैं या फिर ये पीरियोडिक भी भेज सकते हैं। तो हो सकता है कि एक इंटरवल में उसकी अलग पीरियोडिसिटी हो, एक अलग इंटरवल में अलग पीरियोडिसिटी हो, तो वो भी उस तरह के सिग्नल्स जो हम भेज रहे हैं। या फिर नॉर्मली अगर हम एक पीरियोडिक भी भेजते हैं तो उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एक फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज इज़ फॉर फूरियर सीरीज इज नथिंग बट मैं पहले बता दूँ फूरियर सीरीज क्या है। फूरियर सीरीज क्या है कि आप कोई भी सिग्नल हो, कोई भी आपके पास सिग्नल दिया है, उसको आप सिंपली हार्मोनिक फंक्शंस में उसको क्या कर रहे हैं, उसके सम्स में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। हार्मोनिक फंक्शन कहने का मतलब ये है कि यू कैन एक्सप्रेस इट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे सपोज अगर कोई रेक्टेंगुलर सिग्नल है उसको मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ सम ऑफ साइंस में, यानी सपोज साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस समथिंग। तो ये जो टर्म्स है, जो ये फ्रीक्वेंसी के जो टर्म्स हैं, थीटा 2 थीटा 3 थीटा, तो ये जो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा है, यही हार्मोनिक फंक्शन दिखाता है, यानी ये आपका हार्मोनिक्स है, ये थीटा 2 थीटा बाकी चीज़ें। और अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक साथ लग गया तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये फूरियर सीरीज क्या करता है, पीरियोडिक सिग्नल्स को, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल्स को हम एक्सप्रेस कर सकता है सम ऑफ हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्रिक हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। और पीरियोडिक ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो वो ए पीरियोडिक को कन्वर्ट कर देता है एक सम हार्मोनिक में एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि अगर मैं कोई पीरियोडिक फंक्शन भेज रहा हूँ या फिर कोई एक पीरियोडिक एक पर्टिकुलर एक पीरियड में कुछ और पीरियोडिसिटी हो या एक पर्टिकुलर इंटरवल में कुछ और पीरियोडिसिटी होती है, उसको अगर मैं भेज रहा हूँ तो यहाँ पे होना चाहिए क्या कि उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पहुँचने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पहुँचने के लिए उसको सीधे सीधे विदाउट एनी मिक्सिंग बाकी अदर दूसरे जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा, हमको उनसे मिक्स नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमें चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अब चूंकि ट्रांसमिशन काफ़ी लंबा होता है, ये काफ़ी सारे अलग अलग स्टेजेस हैं, तो जितने ज़्यादा स्टेजेस होते हैं एरर बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता है कि ड्यू टू सम शॉर्ट सर्किट और यू कैन से कि इफ सपोज अगर सर्किट में ही कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर गलत जगह तार जुड़ गई या फिर कहीं कुछ और हो गया, तो या फिर कहीं एक्सटर्नली कोई तार उसमें ऐड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि इन दैट केस हमें एरर मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ नॉइज़ मिल जाएगा, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए थी, यानी जो हमको इन्फॉर्मेशन जिस फ्रीक्वेंसी की नहीं चाहिए थी वो भी उसमें ऐड हो जा रहा है और उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है। यानी अगर मैं फिगर से एक्सप्लेन करूँ तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि आपको ये सिग्नल भेजना होता है, ठीक है। इफ सपोज ये साइन का कर्व है,
ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में था कि ये आपको भेजना है, लेकिन ड्यू टू सम शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम होता क्या है कि आपके साथ एक नॉइज़ भी होता है। तो नॉइज़ में हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं कर सकते, इसके जिस तरह से इसकी एक पीरियोडिसिटी है, कुछ एक पर्टिकुलर पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है, इसकी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं होती नॉइज़ की, नॉइज़ रैंडमली ऐड होते हैं। ठीक है, तो नॉइज़ क्या होगा, एक कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी के नॉइज़ क्या होंगे इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी ऐसे करके ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कहीं पे कुछ और फ्रीक्वेंसी, कहीं पे कुछ और फ्रीक्वेंसी। तो होता क्या है कि हमको ओरिजिनली ये भेजना था, यहाँ से सेंडर को यूज़र के पास तक ये पहुँचाना था, लेकिन उसके साथ ये भी मिक्स हो जा रहा है, और ये कहीं पे इस ब्लॉक में कहीं भी हो सकता है। ये जो मिक्सिंग है, ये अटैक कहीं भी हो सकता है, इन सारे ब्लॉक्स में से कहीं हो सकता है। ये ऐसा भी पॉसिबल है कि हम रिसीवर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यूज़र पहुंचते पहुंचते वहाँ पे एक गलत ट्रांसमिशन पहुंच जाए, या फिर सेंडर की साइड ही प्रॉब्लम हो, कहीं भी इन ब्लॉक्स में कहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोन होता है, जो सबसे ज़्यादा अटैक के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है, वो ये एरिया होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा नॉइज़ ऐड हो सकता है। ठीक है, ये नॉइज़ का अटैक इन तीनों रीजन में सबसे ज़्यादा है, यानी जो हमारा बेसिकली जो कोर है कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसमें ऐड होने के चांसेस नॉइज़ के सबसे ज़्यादा हैं। तो हमें ओरिजिनली ये भेजना था, लेकिन ये भी ऐड हो जा रहा है, यानी ये बेसिकली ऐड होके हमारा जो फाइनल सिग्नल जो हमारे पास पहुंच जा रहा है, वो ये पहुंच जा रहा है कि जो हमारा नॉर्मली फाइनल हो जाके नॉइज़ ऐड होने के बाद जो सिग्नल पहुंच जाता है, वो ये होता है। यानी हमें एक साइन वेव चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। यानी यहाँ पे एक हो सकता है कि सिग्नल रिमूव हो जाए, क्योंकि कुछ निगेटिव क्वांटिटीज़ हैं, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज़, ये दोनों ऐड करके कुछ हो सकता है कि और ज़्यादा नीचे आ जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे हो जाए, तो इस तरह से जो हमारा सिग्नल था वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा सिग्नल हमारा क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी हमें कुछ और भेजना था, वो मिक्स होके कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो ये इस सिस्टम में एक जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि हमको नॉइज़ मिल जाता है। ठीक है, तो नॉइज़ के कारण जो सबसे ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो एक टर्म आता है एटेन्युएशन का। ठीक है, एटेन्युएशन कहने का मेरा मतलब ये है कि वो हमारी जो प्रॉपर सिग्नल थी उसके स्ट्रेंथ को वीक बना देता है। ठीक है, हमारी जो एक प्रॉपर जो हमने जब कुछ बोला, यानी उसी स्पीच सिग्नल को हमने कुछ बोला, तो उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है, और हम चाहते हैं कि सेम स्ट्रेंथ से वो आपके पास पहुँचे। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम डिफेक्ट इन सर्किट और ट्रांसमिशन और दिस कोर ऑफ सिस्टम, वो आपके पास कुछ नॉइज़ के साथ ऐड होता है, कुछ झिलमिलाहट के साथ पहुंचता है आपके पास, और वो आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देता है। तो वही जो इंटरमिक्सिंग होता है वहाँ पे, वो सिग्नल का, वो हम नहीं चाहते हैं, वो दैट इज अनवांटेड सिग्नल। सो नॉइज इज नथिंग बट इट्स अनवांटेड सिग्नल। अनवांटेड सिग्नल होता है ये, रैंडम फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, रैंडम फ्रीक्वेंसी होती है। और एक और बात कि इफ सपोज ये जो हमारा ट्रांसमिशन था, जो साइन वेव जो हमको भेजना था, ये अगर इफ सपोज वोल्टेज वर्सेस है, यानी अगर ये वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन टाइम है, तो ये क्या है कि फिक्स होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने पढ़ रखा हो कि इसके अकॉर्डिंग ये जो वेव फॉर्म है, जो नॉइज का वेव फॉर्म है, उसमें भी ये होना चाहिए वोल्टेज वर्सेस टाइम का, क्योंकि यू कैंट ऐड करंट टू ए वोल्टेज। ठीक है, जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है उनको आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो कहने का मेरा मतलब ये कि अगर ये वोल्टेज है तो नॉइज को भी वोल्टेज होना पड़ेगा, तभी जाके वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो और ऐड होके वो फाइनली हमको यही वोल्टेज कर्व मिलेगा। ठीक है, ये फाइनली जाके हमको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ये कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा देखा, बाकी ब्लॉक डायग्राम देखी, कैसे कैसे हमारा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और सिग्नल्स बीच में देखा था कि सिग्नल्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, उनका वेव फॉर्म किस तरह का होता है अलग अलग। और फिर एक लास्ट में जो प्रॉब्लम हमारे पास आई थी वो नॉइज़ की आई थी। एटेन्युएशन देखा था हमने कि एटेन्युएशन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्या होती है। अब हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे टर्म जो आगे जो नॉर्मली कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारे यूज़ किए जाते हैं, वो बाकी सारे टर्म्स हम अभी देखेंगे।
तो उन टर्म्स में अगर सबसे पहले बात की जाए तो फिर अब सबसे पहला टर्म जो आता है वो है ट्रांसड्यूसर। तो आपको जैसा मैंने बताया है कि ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है कि वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी जो हमारा इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे, जो सेंडर के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या कर रहा है ट्रांसड्यूसर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी उसको वेरिएशन में डाल दे रहा है, वोल्टेज वर्सेस टाइम के या फिर करंट वर्सेस टाइम के। तो देयर इज नथिंग बट कन्वर्सन ऑफ पैरामीटर्स और कन्वर्सन ऑफ वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर एनर्जी फॉर्म। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ये काम होता है, ट्रांसड्यूसर का ये काम होता है। तो ट्रांसड्यूसर कैन बी डिफाइंड एज इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो अगला जो हमारा है वो है सिग्नल्स। अगला टर्म है हमारे पास सिग्नल। और सिग्नल जो मैंने बता दिया है कि सिग्नल तीन तरह के होते हैं। सिग्नल बेसिकली एक वोल्टेज और करंट का वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो सिग्नल, आई एम अगेन राइटिंग कि सिग्नल ये वेरिएशन होता है, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट जो टर्म हमारा आता है यहाँ पे नॉइज का, जो नॉइज मैंने बता दिया कि वो अनवांटेड सिग्नल्स होती हैं। सो नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल्स, अनवांटेड सिग्नल्स जो हमें ट्रांसमिटेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, विच प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन, prevents transmission। और जो थर्ड टर्म है वो है ट्रांसमीटर। सो ट्रांसमीटर का मैंने एग्जांपल दिया कि जर्नी में जो हमारा ट्रेन होता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। यानी वो हमें कैपेबल बनाता है, वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो ट्रांसमिशन टेक प्लेस। ओके, सो हमें क्या कर रहा है ट्रांसमीटर का, क्या है कि वो मेक्स सिग्नल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है वो है रिसीवर का। यानी रिसीवर क्या है, तो रिसीवर इज नथिंग बट रिसीवर क्या कर रहा है कि वो डिजायर्ड मैसेज जो हमने यहाँ से भेजा है वो उसने एक्सट्रैक्ट किया और कुछ नहीं किया। तो यूज़ क्या रिसीवर का, बेसिकली रिसीवर का यूज़ ही आता है। सो रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वो होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड मैसेज। ठीक है, फोर्थ जो टर्म हमारे पास है वो एटेन्यूएशन का है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि एटेन्यूएशन इज नथिंग बट एटेन्यूएशन क्या होता है कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है। जो हमारे सिग्नल में जो लॉस होता है स्ट्रेंथ का, ड्यू टू सम एडिशन ऑफ नॉइज और ड्यू टू सम शॉर्ट सर्किट और ड्यू टू सम अदर फिनोमेना जिसके कारण हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो हमारे अनवांटेड सिग्नल वो ऐड हो जाती है, यानी तो उनको एटेन्यूएशन का टर्म कहा जाता है। सो एटेन्यूएशन इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने टर्म्स देखे, 5 टर्म्स देख लिए। अब जो नेक्स्ट टर्म्स और एक और टर्म हमने देखा था ट्रांसड्यूसर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म होता है एम्प्लीफिकेशन, यानी एम्प्लीफाई करना। एम्प्लीफाई करने से मेरा मतलब ये है कि अगर सपोज करिए कि हमने कोई सिग्नल भेजी और ड्यू टू सम एटेन्यूएशन जो है वो कमज़ोर हो गया है, यानी उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ ना होने के कारण वो हो सकता है कि हमारा सिग्नल प्रॉपर वहाँ तक पहुँचे नहीं, या फिर उसके एम्पलीट्यूड में कुछ डिस्टॉर्शन आ जाए। सपोज मैं अगर साइन वेव भेज रहा हूँ 5 वोल्ट्स का और ड्यू टू स्ट्रेंथ इन सिग्नल, लॉस इन स्ट्रेंथ यानी एटेन्यूएशन के कारण उसकी एम्पलीट्यूड घट के हो जाती है 3 वोल्ट्स पे। ठीक है, तो 3 वोल्ट्स के कारण यानी प्रॉपर उस इंटेंसिटी में वो हमारे पास उस एनर्जी में वो हमारे पास वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा, वो पावर नहीं मिलेगी हमें जो इनिशियली हमें भेजना था। ठीक है,
तो इसके लिए हमें चाहिए कि जहाँ जहाँ हम फील करते हैं इस पूरे ट्रांसमिशन में, जहाँ जहाँ हमको लगता है कि इसकी सिग्नल वीक हो चुकी है यानी स्ट्रेंथ कम पड़ गया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस कराएंगे। एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस बेसिकली एम्पलीफायर के द्वारा होता है, यानी वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। यानी एम्पलीफिकेशन एक क्या है, प्रोसेस है। एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, increase in amplitude whenever needed, whenever strength decreased। ठीक है, तो जब जब हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एम्पलीफिकेशन करेंगे ताकि पावर जो है उसका बढ़ जाए, क्योंकि वी नो दैट की पावर जनरली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एम्पलीफायर की मदद से यूजिंग एम्पलीफायर हम क्या करेंगे, उससे वापस उसका एम्पलीट्यूड को उतना ही गेन देके, एक पर्टिकुलर गेन यानी 3 से अगर हमको 5 पे लेना है तो हमको गेन कितना देना पड़ेगा, 5/3। तो 5/3 गेन देके हम क्या करेंगे, वो 3 को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे 5 में। ठीक है, अब वो गेन के लिए हमारे पास बहुत सारी सर्किट्स होती हैं जिससे वो हम गेन दे सकते हैं। काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं, ओपैम होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे हम गेन देके उसको आगे करेंगे। ठीक है, तो ये एम्पलीफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है टर्म रेंज का। ठीक है, रेंज, तो रेंज बेसिकली कहते हैं किसको। ठीक है, अब एक बात करते वापस आते हैं हम अपने जर्नी वाले एग्जाम्पल पे। तो आप जान रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है, यानी एक ट्रांसमीटर है जो हम एक ट्रेन हमें दिल्ली टू मुंबई पहुंचा दे रहा है। यानी एक ट्रांसमीटर जो है हमारे सिग्नल को एक पर्टिकुलर लोकेशन 1 से लोकेशन 2 तक हमारे इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी ट्रेन को, जो हमारे जर्नी का जो ट्रेन था, उस ट्रेन को अगर हम एक दूसरे जर्नी के लिए यूज़ कर लें, इफ सपोज आई वॉज टेकिंग द ट्रेन फॉर दिल्ली टू मुंबई नाउ, अगर इफ पॉसिबल, वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर पॉसिबल कैसे भी बनता है, यानी न्यू दिल्ली टू डायरेक्ट लंदन अगर हम जाते हैं, और अगर ये हमारे पास एक रूट है, एक पर्टिकुलर चैनल है हमारे पास, यहाँ से यहाँ जाने का एक पर्टिकुलर ट्रैक है हमारे पास, सब कुछ है, तो क्या हम इसी सिस्टम को वहीं पे एज्यूम इम्पोज करके हम जा सकते हैं वहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि जो ट्रेन हमने यूज़ करी थी यहाँ अभी न्यू दिल्ली टू मुंबई के लिए जो ट्रेन यूज़ करी थी, वही ट्रेन को अगर मैं उस वाले के लिए भी यूज़ कर लूँ, यानी न्यू दिल्ली टू लंदन अगर के लिए मैं यूज़ करूँ, तो क्या जा पाएगी? ऑब्वियसली नहीं जा पाएगी, क्योंकि उस अगर हमारी पर्टिकुलर एक जर्नी है उसके अकॉर्डिंग, हम उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, या फिर वहाँ पे ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग, हम क्या किए उसमें उस तरह की फैसिलिटी, उस तरह के फीचर्स उस ट्रेन में मैंने डाले थे जो कि उसमें न्यू दिल्ली टू लंदन वाले केस के लिए ऐसा सेम टू सेम नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने के चूँकि वो डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी होंगी, क्लाइमेट चेंज को देखना पड़ेगा, फिर हमारे फ्यूल देखने पड़ेंगे, हमारे सिस्टम जो हमारा इंजन सिस्टम है, पावर इंजन सिस्टम है, उसको कुछ ज़्यादा ही पावर एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है उनको और बेहतर बनानी पड़ेंगी ताकि हम इनेबल कर पाएँ कि डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि उस जो ट्रेन था हमारा, जो हमारा ट्रांसमीटर था, तो उस ट्रेन से एक पर्टिकुलर एक अपर बाउंड सेट हो जाता है हमारे लिए कि हम बेसिकली इतने ही डिस्टेंस तक इस ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर जर्नी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही इस ट्रेन को एक वेल इक्विप्ड जो हमारे पास ट्रेन है उसको एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज और एक डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी रेंज का मतलब ज़रा ऐसा ही है कि आप अगर हमारे पास सेंडर है और हमारे पास यूज़र है, तो एक मैक्सिमम दूरी जो एक सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, वो एक मैक्सिमम दूरी जो सिस्टम एनेबल करेगा सेंडर और यूज़र के बीच में, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सही यूज़र के पास पहुंच जाए। तो वो जो हमारा एक पर्टिकुलर एक जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है फॉर परफेक्ट ट्रांसमिशन, फॉर करेक्ट ट्रांसमिशन, वही जो हमारा डिस्टेंस होता है उसी को हम रेंज बोलते हैं। सो रेंज इज नथिंग बट रेंज इज मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, maximum possible distance between sender and user।
ठीक है। सो ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस होता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, यानी जो एटेन्युएशन था उसके बिना, ठीक है। सो ये हमारा हो गया रेंज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है बैंडविड्थ का, ठीक है। बैंडविड्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बैंडविड्थ, ठीक है। अगर इफ सपोज कि मेरे साथ यही दिल्ली से अगर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो और मेरे साथ मे भी पॉसिबल कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग हो, सपोज 10 लोग एक साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उस ट्रांसमीटर में, यानी वो जो सिस्टम है हमारे पास, यानी वो जो ट्रेन है हमारे पास, उस ट्रेन में प्रॉपर 10 सीटें अवेलेबल हो, ताकि मैं प्रॉपरली यहाँ से वहाँ पे जा सकूँ, मेरे साथ जितने लोग हैं वो आराम से वहाँ पे मुंबई जा सकें, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ सिग्नल्स में भी होती है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो एक मेरा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो सकता है, जो मैंने अभी स्पीच सिग्नल दी, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी एग्जैक्टली इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली 400 हर्ट्ज पे आए, ठीक है। तो उसकी वेरिएशन हो सकती है फ्रीक्वेंसी में, कभी मैं धीरे से बोल रहा हूँ, कभी स्पीड में बोल रहा हूँ, तो वेरिएशन हो रही है फ्रीक्वेंसी में। तो इस फ्रीक्वेंसी में जो ये वेरिएशन आती है, तो इस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में एक बैंड होनी पड़ेगी, एक मतलब एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होना चाहिए एक सिस्टम फ्रीक्वेंसी का, ताकि इस फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमारा सिस्टम एफिशिएंट हो, ठीक है। तो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि बैंडविड्थ इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका फ्रीक्वेंसी, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो बैंडविड्थ हमारा क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है, एक बैंड है, यानी एक पर्टिकुलर विड्थ है, एक फ्रीक्वेंसीज में एक पर्टिकुलर विड्थ होती है जिस फ्रीक्वेंसी को हम ट्रांसफर कर पाएं। तो इन द सेम केस अगर मैं बात करूँ फिर से जर्नी की, तो 10 लोग हमारे साथ जा रहे हैं ट्रेन में, और वो जब फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी मुंबई जब पहुंच जाएंगे, तो उनको रिसीव करने के लिए 10 लोग ही होने चाहिए, या फिर उसके अकॉर्डिंग 10 टैक्सियाँ होनी चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए जो प्रॉपर, यानी आप अगर सपोज कर लो मैं अकेला जा रहा था, तो उसके लिए अगर एक रिसीवर था, तो 10 के लिए प्रोबेबली एक से ज़्यादा लोग चाहिए, एक ही टैक्सी में 10 लोग नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमारे रिसीवर भी को उस हिसाब से उतने ज़्यादा टैक्सी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दैट सेम केस यहाँ भी हम कह सकते हैं सेम एनालॉजी कि अगर हमारे पास ज़्यादा सिग्नल है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन है, तो उसी तरह से हमारे बाकी चीज़ों को करस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसड्यूसर चाहिए उसको भी उसी बैंडविड्थ में ट्रांसमिट करना पड़ेगा। फिर ट्रांसमीटर के पास भी एक पर्टिकुलरली उसी के अकॉर्डिंग सिंक्रोनसली इसके पास भी एक पर्टिकुलरली बैंडविड्थ आएगी, इसकी भी एक अपनी बैंडविड्थ होगी, सबकी एक अपनी अपनी बैंडविड्थ होगी, ताकि हम इंश्योर कर पाएंगे फाइनली हमारे पास यूज़र के पास ये इन्फॉर्मेशन हमारा पहुँच जाए, ठीक है। तो हर एक चीज़ की अपनी एक बैंडविड्थ होती है। एक बैंडविड्थ का नॉर्मल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि सपोज हम जानते हैं कि हमारा ऑडियो सिग्नल जो होते हैं उनको सुनने की जो हमारी कैपेबिलिटी है, यानी जो हमारा ऑडिबल रेंज है, वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ऑडियो जो हम नॉर्मली ऑडिबल रेंज है। तो हम चाहते क्या है कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल जो मैं ट्रांसमिट कर रहा था उसको भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑडियो भी सिग्नल था, ऑडियो था, वीडियो था और डेटा था, तो हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा, जो हमारा ऑडियो सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है किसके बीच में लाई करे, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, तभी जाके दूसरा बंदा सामने सुन पाएगा, यानी जो रिसीवर या जो यूज़र के साइड जो है वो जो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है उसके पास भी इतनी ही कैपेबिलिटी है सुनने की। तो वो इसको क्या चाहिए कि उसकी जो बैंडविड्थ हो किस रेंज में लाई करे, इसी रेंज में लाई करे। तो अगर मैं इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करूँ, ये तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई कि 20 हर्ट्ज से स्टार्ट हो सकता है और वो 20 किलो हर्ट्ज तक वैरी कर सकता है। तो इसकी जो बैंडविड्थ हो गई वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज माइनस 20 हर्ट्ज, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली और नियरली इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्ज अगेन, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने ऑडियो की। ठीक है, अब जो बाकी सिग्नल्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास स्पीच सिग्नल है, तो स्पीच सिग्नल की नॉर्मली जो बैंडविड्थ होती है, जो स्पीच सिग्नल को जो नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट की जाती है वो नॉर्मली होता है, वो स्टार्ट होता है 300 हर्ट्ज से, ठीक है। और वो अगले
2800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक वो हम अपनी स्पीच सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हमारा जो बातें करते हैं, जो स्पीच हमारे पास प्रोड्यूस होती है हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में, वो उनकी फ्रीक्वेंसी लाई की जाती है होती है 300 हर्ट्ज से लेके अगले 2800 हर्ट्ज यानी 3100 हर्ट्ज तक वो उसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है, 3100 हर्ट्ज। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो स्पीच सिग्नल है जो हमारे पास नेक्स्ट स्पीच सिग्नल है स्पीच सिग्नल, तो इसकी जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 300 हर्ट्ज से लेके 3100 हर्ट्ज तक। यानी अगर इसकी फिर से बैंडविड्थ कैलकुलेट करें तो ये कितनी हो जाएगी 2800 हर्ट्ज। ठीक है, उसी तरह एक और जो हमारे पास वीडियो सिग्नल होते हैं, ठीक है, तो वीडियो सिग्नल की जो कैलकुलेटेड बैंडविड्थ है वो है अराउंड 4.2 मेगा हर्ट्ज। मेगा मीन्स 10 to the power 6 फैक्टर 10 to the power 6 का, यानी 4.2 into 10 to the power 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये वीडियो सिग्नल की बात हो गई। तो ये डिफरेंट सिग्नल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी रेंज और या फिर बैंडविड्थ। ठीक है, सो बैंड और विड्थ, यानी एक बैंड बेसिकली हम रेफर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज को। ठीक है, और उसकी जो विड्थ होती है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट करके 3100 दैट इज बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 3100 माइनस 300 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन, सो अभी तक मैंने जो सिग्नल्स की बात की उसमें मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी वैरी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी काफ़ी डिपेंडेंट चीज़ है, वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो वैरी भी कर सकता है। तो अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है, ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है और उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, वो हमारे पास उतना वो स्ट्रेंथ नहीं है, उस सिग्नल के पास एनर्जी नहीं है कि ताकि वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, और लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमको सेंडर से लेके पूरे यूज़र तक पहुंचाना है, तो हम कैसे उसको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है मॉड्यूलेशन का। ठीक है, यानी जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी के हमारे सिग्नल्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी से कहने का मतलब ये है कि वो एक टाइम पीरियड में बहुत कम बार उसकी वेरिएशन हो। ठीक है, यानी अगर ये मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है, तो ये मेरा लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो गया एक टाइम पीरियड में, इसकी एक पर्टिकुलर अपनी फ्रीक्वेंसी है, यानी जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन टाइम पीरियड है, ये पूरा टाइम पीरियड, तो ये एक वाइब्रेशन इस टाइम पीरियड तक लिया तो इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, और हाँ, फिर उसके बाद करते क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि लो एनर्जी की सिग्नल ये ज़्यादा जा नहीं सकती, तो हम करते क्या है कि इसको हमने रेप्लिकेट करवाते हैं। रेप्लिकेट मेरा कहने का मतलब सुपर इम्पोज करवा देते हैं किस पे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे। हाई फ्रीक्वेंसी जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये जो हमारे इसी टाइम पीरियड की टाइम इंटरवल की बात की जाए तो इसकी चूँकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होगी, सॉरी टाइम पीरियड बहुत कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी इसी टाइम पीरियड में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बहुत ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। यानी नॉर्मली अगर ये एक F1 फ्रीक्वेंसी का है और ये F2 फ्रीक्वेंसी का है, तो हमारे पास क्या होता है केस, मॉड्यूलेशन के लिए जो सही मॉड्यूलेशन करना होता है हमें, तो वो उसके लिए नॉर्मली हमारे पास जो F2 की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो नियरली होनी चाहिए मिनिमम, यानी लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ F1, तब जाके मेरा मॉड्यूलेशन हो जाता है। अब जिस मैसेज से ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो बेस बैंड सिग्नल है, बेस बैंड कहने का मतलब ये 0 हर्ट्ज के अराउंड है, इसीलिए इसको बेस बैंड बोला जाता है। तो ये जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज सिग्नल था, ये जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था, ठीक है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ m(t) से, ठीक है, इसको मैंने रिप्लिकेट करवाया किस पे, इस वाले पे। ठीक है, ठीक है, यानी स्टेटमेंट में इस तरह से बोला जाता है कि ये जो सिग्नल है ना, ये मॉड्यूलेटेड हो जाती है किसके ऊपर, इसके ऊपर।
ठीक है। और ये जो हमारा सिग्नल होता है इसको नाम दिया जाता है कैरियर सिग्नल का, क्योंकि इसका काम क्या है कि ये मैसेज सिग्नल को कैरी करके वहाँ तक हमारे पास ले जाता है, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये कैरियर सिग्नल हो जाती है हमारा बेसिकली मॉड्यूलेशन का एक पूरा टॉपिक ही है, तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये इसको डिनोट करते हैं हम लोग सीटी से। तो मॉड्यूलेशन क्या करेगा कि मैसेज सिग्नल को रेप्लिकेट कर देगा किस पे, कैरियर सिग्नल पे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, तो एक सिंपल मॉड्यूलेशन की अगर बात की जाए दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन काफ़ी तरह के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एंगल मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो एंगल मॉड्यूलेशन में दो मॉड्यूलेशन होते हैं, एक फेज मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो अब है कि इफ सपोज ये हमारा मैसेज सिग्नल है MT और एक हमारा कैरियर सिग्नल है CT, ठीक है, जो ये दोनों है ना। अब इसको मुझे आपस में इस तरह से मैनेज करना है ताकि ये आगे इसको स्ट्रॉन्ग इनफ बना पाए, इसकी एनर्जी बढ़ा दी जाए ताकि वो आगे पहुंच जाए। तो बेसिकली कुछ नहीं करते हैं हम लोग, सिंपल अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की यानी AM की बात की जाए, AM, तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। जो कन्वेंशनल जो हमारा नॉर्मल यूज़ वाला है, जो अभी सबसे लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब सिंपली एक कन्वेंशनल मेथड यूज़ किया जाता है जो बहुत पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं। MT इंटू CT काम किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, बहुत सही ब्यूटी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिग्नल कुछ इस तरह का दिखने लगता है। इफ सपोज अगर आप इसके फिर से वेव फॉर्म बनाएं यानी प्लॉट करें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से वैरी करने लगता है। ये मैंने उसी टाइम इंटरवल तक लिया है, ठीक है। तो ये सिग्नल हमारे पास इनिशियली था जिसको मुझे भेजना था और ये फाइनली इसके साथ रेप्लिकेट होके ये हमारे पास बन जा रहा है। यानी अगर मैं इसके आउटलाइन को ट्रेस करूं, ये जो आउटलाइन है इसको अगर मैं ट्रेस करूं, ये जो आउटलाइन है इसको जब मैं ट्रेस करता हूं तो ये नॉर्मली मेरी ओरिजिनल सिग्नल हो जाएगी। अगर ये जो ब्लैक लाइन है ये मेरा हो जाएगा नॉर्मल MT, ठीक है। तो रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि मैसेज इसकी जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, ये ओरिजिनली सिग्नल हमारा ये डॉट डॉट नहीं है और सिग्नल ये है जो वेरिएशन इसकी बहुत जल्दी जल्दी हो रही है वो है सिग्नल। ये तो बस ये मैंने इसको क्या किया है कि इसको ट्रेस किया है, इसके जो एम्पलीट्यूड के वेरिएशन है उसको ट्रेस किया है वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या पाता हूँ कि अगर मैं इसको ट्रेस करूँ तो ये ओरिजिनली मेरा मैसेज सिग्नल के फॉर्म में होता है, लेकिन तो ये इसमें जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी जो बढ़ गई है, फिर जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था जो अब इस तरह काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है वो उसमें फ्रीक्वेंसी किसकी आ गई है, कैरियर सिग्नल की आ गई है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अब बदल के क्या होगी, F2 होगी। ये जो अंदर में वेरिएशन है आप देख रहे हैं वो F2 फ्रीक्वेंसी की है और जो ये टोटल जो वेरिएशन है वो अभी भी ओरिजिनली F1 है, यानी जो अभी भी ओरिजिनली हमारा MT। तो इसमें क्या हुआ है कि फ्रीक्वेंसी आ गई किसकी, CT की फ्रीक्वेंसी आ गई और जो एम्पलीट्यूड को जो ट्रेस किया तो हमने क्या पाया कि ये ओरिजिनली हमारा मैसेज सिग्नल के इक्वल है। तो ये इस तरह की मॉड्यूलेशन जो है हमारी काफ़ी सही होती है, जिसके कारण हम इसको पावर एफिशिएंट बना देते हैं या फिर यूँ कहें कि एनर्जी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हम आराम से ट्रांसमिशन कर पाएँ, ठीक है। अब क्या है कि एक नेक्स्ट टर्म आता है मॉड्यूलेशन। अभी तक हमने देखा मॉड्यूलेशन, ये था हमारा मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन के बाद एक दूसरा टॉपिक भी आता है, वो होता है डिमॉड्यूलेशन। यानी अगर मैंने मॉड्यूलेट कर दिया सिग्नल को, हमने क्या किया है कि सुपर इम्पोज करवा दिया CT पे यानी कैरियर वेव पे, कैरियर सिग्नल पे हमने इसको इम्पोज करवा दिया है और वो कुछ इस तरह का दिखने लगा है। तो हमें ओरिजिनली यूज़र को क्या दिखाना, वापस यही चाहिए हमें, ठीक है। और ये इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये ऊपर वाले वैल्यूज लेने पड़ेंगे। ये जो इसका आउटलाइन है, ये जो इसका एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो ट्रेस करना पड़ेगा ताकि हम वापस MT अपनी मतलब ले पाएँ, यूज़र को दे पाएँ। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, एक प्रॉपर सर्किट होनी चाहिए फिर से, ताकि बस ये इसको ट्रेस कर पाए, ठीक है। यूजिंग डायोड्स हम ये काम करते हैं, यूजिंग एक सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है वो उसके थ्रू होता है, ये जो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेगा।
वो इसमें क्या होता है कि वो इसके आउटलाइन को ट्रेस कर पाता है और वो आउटलाइन ट्रेस करके हमारा ओरिजिनल दैट विल गिव बैक टू दिस सिग्नल, ठीक है। ओरिजिनली फिर से मेरा मैसेज सिग्नल इस तरह का दिखने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और प्रोसेस होना चाहिए, डिमोडुलेशन का प्रोसेस होना चाहिए, ताकि वो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको वापस क्या करें, मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करें। और उसके वो जो प्रोसेस होता है कन्वर्सन का, वो उस प्रोसेस को कहते हैं डिमोडुलेशन, ठीक है। अब एक आखिरी टर्म जो बच जाता है आज के इंट्रोडक्शन के लिए, वो आखिरी टर्म है रिपीटर्स, ठीक है। रिपीटर्स किसको कहते हैं? तो अभी तक मैंने बताया कि नॉर्मली जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, सिग्नल्स होती हैं जो लो रेंज के लिए होती हैं, ठीक है। तो अब हम किस तरह से उस रेंज को बढ़ाया जा सकता है, मतलब अगर सपोज करो कि मेरे पास ये सिग्नल एक पर्टिकुलर लोकेशन ए पे है और मुझे इसको सी तक भेजना है, लेकिन हमारे पास सिस्टम इसी तरह से एफिशिएंट है ताकि वो हमारा जो मैसेज है वो एक पर्टिकुलर बी पे ही, सपोज कर लो मिडवे, तो बी पे ही वो पहुंच पाए, ठीक है। ये यहीं तक पहुंचने के इनेबल है, लेकिन हमको पहुंचाना है कहाँ तक है, सी तक पहुंचाना है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है रिपीटर्स का, यानी एक पर्टिकुलर एक सर्किट यहाँ भी होनी चाहिए हमारे पास, जो क्या करे, वापस जो काम ए ने किया है बी तक के लिए वही काम बी करे सी तक के लिए, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस हो तो मैंने एज्यूम कर लिया फॉर लॉस विदाउट लॉस ऑफ जनरेलिटी, हमने एज्यूम कर लिया कि बी एग्जैक्टली मिडवे है ए और सी के। तो मेरे पास एक सर्किट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो मैं हमारे मैसेज को ए से लेके बी तक पहुंचा दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पहुंचाना ओरिजिनली कहाँ तक है, ए से सी तक। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्या होगा, एक रिपीटर होगा, ठीक है, एक रिपीटर होगा। आपने मोबाइल टावर्स के ऊपर आपने काफ़ी एक वो स्ट्रक्चर देखा होगा जो ऑलमोस्ट एक सिलेंडर के जैसा दिखता है, वो छोटा सिलेंडर के जैसा दिखता है, वो वही हमारा रिपीटर्स होता है। वो क्या करता है कि ये जो हमारा बाउंस बैक करेगा, यानी वही काम करेगा जो ए ने किया था बी तक पहुंचाने के लिए। तो रिपीटर्स में हमारे क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, एक होता है ट्रांसमीटर, इसमें ट्रांसमीटर, और प्लस इसमें होता है एक रिसीवर, ठीक है। तो बेसिकली रिपीटर हमारा इन दोनों कंपोजिशन होता है, एक ट्रांसमीटर होता है उसमें, एक रिसीवर होता है, और वो फिर से क्या करेगा, रिसीवर का काम आप जानते हैं कि वो रिसीव करेगा, यानी ए से जो अगर मैंने भेजा है तो बी के पास एक रिसीवर होना चाहिए ताकि ए के मैसेज को रिसीव कर पाए, वो डिजायर्ड मैसेज को एक्सट्रैक्ट करे। और वो जो रिसीवर है वो फिर उसी मैसेज को यूज़र, यहाँ पे चूंकि हमारा यहाँ पे यूज़र नहीं है, यहाँ पे ये बस एक यूज़र मेरा यहाँ पे है, यूज़र यहाँ है और सेंडर यहाँ है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पे लेकिन पहुंच पा रहा है हमारा मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पे रिसीवर ने क्या किया कि सिग्नल को रिसीव किया, और वही रिसीवर ने सेम सिग्नल क्या कर दिया, यूजिंग एम्पलीफायर इसने यूज़ किया। अगर उसने स्ट्रेंथ लॉस देखा होगा तो उसने एम्पलीफायर यूज़ किया होगा, बाकी चीज़ें यूज़ करके वो वापस क्या करेगा, इसको ट्रांसमीटर के पास भेज देगा रिसीवर को। रिसीवर ने मैसेज को क्या किया, ट्रांसमीटर के पास भेज दिया, फिर से ट्रांसमीटर वही काम करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग इनफ बनाएगा, एम्पलीफिकेशन करेगा या बाकी चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट डालेगा। वो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि उसमें मॉड्यूलेशन भी किया जाए ताकि फिर से उसको एफिशिएंटली बी से सी पे पहुंचा दिया जाए। तो यानी रिपीटर यहाँ पे, ये मेरा जो बीच का वो पोर्शन हो गया, वो यहाँ पे रिपीटर का काम है। तो रिपीटर क्या करेगा, वापस यहाँ से फिर से इसको यहाँ पे ट्रांसमिट करवा देगा, सी यूज़र के पास पहुँचा देगा। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि रिपीटर्स क्या है कि रिसीवर होता है, उसमें ट्रांसमीटर लगा होता है, दोनों का यूज़ कि रिसीवर का क्या काम है, वहाँ पे ट्रांसमीटर का क्या काम है, और ये हमारा रेंज को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो रिपीटर हमारा ये काम करता है। तो अभी तक हमने सब इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन था, ब्लॉक डायग्राम में देखा है इन्फॉर्मेशन था, उसने ट्रांसड्यूसर ने क्या किया है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमारा नॉर्मल, मैंने माइक का एग्जांपल दिया, जो स्पीच सिग्नल का एग्जांपल दिया, उसने क्या किया कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट किया, जो प्रेशर में वेरिएशन है उसको डिटेक्ट करते हुए उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वेरिएशन ऑफ वोल्टेज या करंट में उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रांसड्यूसर ने। माइक जो था हमारा ट्रांसड्यूसर था, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर के पास पहुंचा देगा। ट्रांसमीटर का क्या काम क्या है, ट्रांसमीटर क्या करेगा कि सिग्नल को स्ट्रॉन्ग इनफ बनाएगा, इतना उसको कैपेबल बनाएगा ताकि वो आगे निकले। ट्रांसमीटर है तो उसके साथ उसकी चैनल होनी चाहिए, ट्रेन है तो उसके साथ ट्रैक होनी चाहिए। तो इन द सेम वे कि ट्रांसमीटर है तो एक पर्टिकुलर उसकी पाथ होनी चाहिए, चैनल होना चाहिए,
एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ की, एक साइन बाउंड्स का रिलेशन आता है यहाँ पे। तो ट्रांसमीटर के पास एक पर्टिकुलर एक बैंडविड्थ होनी चाहिए, चैनल के पास एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होनी चाहिए, ताकि वो ट्रांसमिशन आगे निकले और वो चैनल फाइनली रिसीवर को देगा, जो एक वहाँ पे प्रॉपर जो मैसेज को हमारे एक्सट्रैक्ट कर पाए, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके पास पहुँचेगी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हमारे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में। तो यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर भी आता है फिर से, ट्रांसड्यूसर। तो एक फिर से ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस कन्वर्ट कर दे किसमें, हमारे ओरिजिनल मैसेज में, ओरिजिनल वाइब्रेशन में, प्रेशर के वेरिएशन में, और उस तरह से हमारे यूज़र के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है।